दरअसल में नक्सलवाद पनपता क्यों है इसका ज्ञान ही उनको नहीं है। फैसला को गलत अमित शाह बता रहे हैं, तो वो फैसला कितना सही है? सब चीज लिखे, वो सारा चीज लिखे कि मंदिर मस्जिद को गिराना सबसे बड़ा जो है ना आपराधिक घटना थी। मंत्री पहले होते तो आज जम्मू कश्मीर नहीं होता। तो सरदार जी ने कहा था कि आरएसएस एक आतंकी संगठन है। हर चीज याद रखेगी। देश के अंदर संविधान और जमहूरियत की जड़ इतनी मजबूत है, एक एक चीज को याद रखती है और उसका फैसला समय पर देती है। मोहन भागवत कहते हैं कि 2014 में देश को सांस्कृतिक आज़ादी मिली है, अब लोगों को धर्म क्रांति करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव ब्लॉग न्यूज़। मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम। आज हम समस्तीपुर जिला के अंतर्गत विभूतिपुर विधानसभा के माननीय विधायक अजय कुमार जी से मुलाकात हो रही है। खास करके आज पूरे देश में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का गहमागहमी है। इसी दौर में माननीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, ये तमाम चीज़ ऐसे हैं जो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच एक तनावपूर्ण फैसला आ रहा है। क्या कहना है, ये तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत मेरे क्षेत्र में आने के लिए स्वागत है। अभी जो सर वर्तमान में चल रहा है, सत्ता पक्ष के लोग जो उम्मीदवार रखे हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए, सीपी राधाकृष्णन जी को, और वो 2 बार लोकसभा संसद भी रह चुके हैं, आरएसएस संगठन से भी जुड़े रहे हैं। वर्तमान में जो विपक्ष के जो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, जो 2011 तक सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का कहना है कि बी सुदर्शन रेड्डी नक्सलवाद का समर्थक है। असल है कि गृह मंत्री अमित शाह जी को ये पता नहीं है कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। वो एक जस्टिस जो रिटायर्ड किए, उनको हम लोग हमारा मतलब पूरा विपक्ष मिलके कैंडिडेट बनाया। बिल्कुल। मेरा तो सबसे पहले उनसे जानना है कि जो यहाँ धनखड़ जी थे उपराष्ट्रपति, देश जानना चाहती है कि वो रिज़ाइन क्यों किए और आज वो कहाँ हैं, कहाँ उनको बंद करके रखे हुए हैं। दरअसल उनको रिज़ाइन करने के लिए मजबूर किया था, कई चीज़ों का वो खुलासा करते। हमें लगता है कि पता नहीं वो निकलेंगे कि विलुप्त हो जाएंगे, लेकिन जहाँ तक कैंडिडेट के बारे में विपक्ष के ऊपर उनकी उंगलियाँ उठाए हैं, तो आप जान लीजिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। जस्टिस का काम होता है जज करना। बिल्कुल। उन्होंने जज किया, तो क्या अमित शाह जी उनके फैसले के खिलाफ कहीं गए? और अगर नहीं गए तो उन्हें बोलने का क्या अधिकार है? और आज ही क्यों आरोपित कर रहे हैं जब वो कैंडिडेट हो गए? इससे पहले कभी नहीं किए। दूसरी बात है कि उन लोगों का क्या है, विपक्ष कुछ भी करेगा तो उसको वो गलत बोलेगा। वो इस चीज़ को बता रहे थे कि सलवा जुडूम का जो फैसला था, ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता, जहाँ नक्सली बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। अब उससे लड़ने के लिए वहाँ के जो आदिवासी समाज के लोग थे, वो एक सलवा जुडूम संगठन बना के छोटे छोटे बच्चों को हथियार दे दिए थे। अब जिसके दौरान छोटे छोटे बच्चे लड़कियों के साथ बलात्कार, हत्या आम हो चुका था, अपने घर के लोगों को मार रहे थे। इसको देखते हुए उन्होंने फैसला दिया। तो अमित शाह कह रहे हैं कि ये फैसला देने से नक्सलवाद बहुत बढ़ चुका, जो अभी तक झेल रहे हैं, नहीं तो 2020 तक ही ख़त्म हो जाता। नहीं, दरअसल में नक्सलवाद पनपता क्यों है इसका ज्ञान ही उनको नहीं है। नक्सलवाद तब पनपती है जब लोगों के अधिकार के ऊपर हमले होते हैं। बिल्कुल। नक्सलवाद तब पनपता है जब लोगों को देश के अंदर जो शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार वगैरह जो मिला, वो उनका उस अधिकार को छीना जाता है। और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो जाहिर है वो गलत रास्ते पर जाएंगे। बिल्कुल। कोई कोई नौजवान गलत रास्ते पर ना जाए, यानी नक्सलवाद ना पनपे, तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है कि जिस रोजगार के मंदिर को आपने बंद किया था उसको फिर से चालू कर दीजिए। बिल्कुल। और नौजवान को जब नौकरी मिलेगी, रोजगार के लिए उस मंदिर में जाएंगे तो उनके हाथ में पिस्तौल और बम नहीं होंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए जो उनका जुडिशियरी का जो फैसला था, समझे,
वो फैसला हम समझते हैं कि अपने समय में उन्होंने किया, वो ठीक किया। और उनके ऊपर आज आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप लगाएंगे नहीं तो करेंगे क्या? कुछ लोगों का ये भी मत है सर कि जो 2019 में तत्कालीन CJI सुप्रीम कोर्ट के रंजन गोगोई साहब, जो अयोध्या का विवाद था, उन्होंने फैसला दिया और उस फैसला के बाद फिर बीजेपी में चले जाते हैं, वहाँ राज्यसभा सांसद बने जाते हैं। तो लोग का ये भी प्रश्न उठता है कि जब ये फैसला को गलत अमित शाह बता रहे हैं तो वो फैसला कितना सही है? नहीं, वो फैसला क्या, फैसला तो था ही नहीं, वो तो एक वर्डिक्ट था। रंजन गोगोई साहब का एक वर्डिक्ट था। मतलब वो सब चीज़ लिखे, वो सारा चीज़ लिखे कि मंदिर मस्जिद को गिराना सबसे बड़ा जो है ना आपराधिक घटना थी, लेकिन उसको सजा देने की बात उन्होंने नहीं किया। बात समझ लीजिए। बिल्कुल। तो उनका एक वर्डिक्ट था कि इनको भी मंदिर बनाने दो और मस्जिद के लिए भी जमीन दे दो। अरे सुप्रीम कोर्ट पंचायत नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना था ये मंदिर था कि मस्जिद था। जी। मस्जिद अगर था तो जिसने तोड़ा उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, ये करना था। और इसीलिए उनके पास में इन सारे चीज़ों के अलावे कुछ नहीं है। नहीं तो मैं एक बात पूछता हूँ, अभी देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को भाषण देते हुए कहा RSS का जिक्र किया। बिल्कुल। और नाम क्या लेते कि सरदार अगर देश में प्रधानमंत्री पहले होते तो आज जम्मू कश्मीर नहीं होता। तो सरदार जी ने कहा था कि RSS एक आतंकी संगठन है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो बड़ा NGO बता रहे हैं RSS। मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं के आका जिनको वो अपना भगवान मानते हैं उनका कहना है। जब नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या किया था और तब उस समय गृह मंत्री सरदार पटेल थे, उन्होंने कहा कि यह आतंकी संगठन है इसलिए इसको बैन करना चाहिए। उसमें बैन भी किए थे। और ये उसको महिमा मंडित कर रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं देश को? देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? देश के संघीय ढांचा और देश के संविधान के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से देश को संबोधित किया है। आने वाला वक्त उनको जवाब देगी। जनता हर चीज़ याद रखेगी। देश के अंदर संविधान और जमहूरियत की जड़ इतनी मजबूत है, एक एक चीज़ को याद रखती है और उसका फैसला समय पर देती है, और वो आने वाले समय में मिलेगा। आखिरी क्वेश्चन है, मोहन भागवत कहते हैं कि 2014 में देश को सांस्कृतिक आज़ादी मिली है, अब लोगों को धर्म क्रांति करना चाहिए। असल मोहन भागवत जी इसीलिए कहते हैं कि देश की आज़ादी की लड़ाई में RSS की कोई भूमिका नहीं थी। मैं अंडमान के सेलुलर जेल, जहां देश के दुर्दांत क्रांतिकारियों को काले पानी की सज़ा दिया जाता था, मैं उस अंडमान के सेलुलर जेल 4 बार में गया देखने के लिए। क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा, मुझे दिलचस्पी थी कौन क्रांतिकारी यहाँ रहे, कितने दिन रहे, उसकी सूची वहाँ लगी हुई। 750 में एक सावरकर का नाम वहाँ है और 2 और का नाम है। बाकी सभी क्रांतिकारी जो है वो वामपंथी विचारधारा से थे या कांग्रेसी थे। तो देश की आज़ादी की लड़ाई में जब देश की जनता लड़ रही थी, भगत सिंह लड़ रहे थे, चंद्रशेखर आज़ाद लड़ रहे थे, सुभाष चंद्र बोस लड़ रहे थे, बाल गंगाधर तिलक लड़ रहे थे, लाला लाजपत राय लड़ रहे थे, देश के बड़े कम्युनिस्ट नेता उस समय में डांगे या गोपालन या MS नंबूद्रिपाद लड़ रहे थे, तब वो क्या कर रहे थे? वो क्रांतिकारी जो झंडा फहरा रहे थे तो उनके खिलाफ में अंग्रेजों के पक्ष में गवाही दे रहे थे। ये कोर्ट का, वो कोर्ट का है, नहीं वो कोर्ट में है। RSS के कई लोगों ने माफ़ीनामा तो सावरकर जी ने मांगा, तो उसी में आप बता रहे हैं। मैं उस और भी जगह किया, मैं आपको नाम बता सकता हूँ, समझे। मध्य प्रदेश का एक बटेसर गांव था, बटेसर गांव में समझे एक घटना घटी थी तिरंगा झंडा फहराने का, और अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके दोस्त लीलाधर वाजपेयी जी, ये दोनों मिल करके झंडा फहराने गए और फहराने के बाद दोनों गिरफ्तार हो गए। लीलाधर वाजपेयी से पूछा कि आपने झंडा क्यों फहराया? टेंडर एज था, वो कहा कि देश की आज़ादी के लिए। उन्होंने क्या कहा कि मैंने नहीं फहराया, उसने फहराया, और उस दोस्त की गवाही के आधार पर उनको सजा हो गई। ये इतिहास है RSS का।
सावरकर 70 साल का बूढ़ा, 60 साल का बूढ़ा, 23 साल का नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम रहा था और वो जिंदगी की भीख मांग रहा था। उन्हें क्या पता है देश की आज़ादी को, तो उनको लगता है कल आज़ादी मिली है, आज़ादी कल मिली है। हाँ, ये असल वो कबूल बाद में करते हैं, इसीलिए वो बोलते हैं जब 14 में उनकी एक बार सरकार बनी, समझे, तब वो मानते हैं देश की आज़ादी, उससे पहले देश गुलाम था। क्या वो बोल रहे हैं? देश आज़ाद 47 में हुआ, उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। देश के किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, मुस्लिम लीग, इसकी भूमिका थी। कोई भी बहस कर ले, उनकी भूमिका नहीं थी। तो आज मंदिर मस्जिद कर करके राज जितना दिन चला ले, हिंदू मुसलमान का नफरत का बीज बो करके कितना दिन तक चलाएंगे? झूठ बोल के कितना दिन तक चलाएंगे? अब तो एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अभी तो हाई कोर्ट ने कहा कि अब मोदी जी सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे। वो तो हाई कोर्ट का निर्णय है। हाई कोर्ट का निर्णय है। हाँ, मोदी जी सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे, लेकिन पूरे देश से सर्टिफिकेट मांगेंगे। 2016 में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे अमित शाह, उस समय अरुण जेटली थे, दोनों आदमी बैठ के बता रहे थे कि ये बीए का डिग्री है, ये एमए का डिग्री है, इस प्रकार बता रहे थे। तो आज उनको दिखाने में क्या डर लगता है? बिल्कुल। दरअसल कोई डिग्री उनके पास नहीं है, लेकिन कितना दुर्भाग्य है, खुद के पास में कोई डिग्री नहीं, लेकिन पूरे देश से मांग रहा है कागज। अपने पास कागज नहीं है, पूरे देश से कागज मांग रहा है। ये कहाँ जा रहा है? सब याद रहेगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार उपराष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे से लेकर आरएसएस से लेकर और प्रधानमंत्री की क्या डिग्री है, तमाम चीज़ों को उन्होंने मूल्यांकन किया। आपका क्या कहना है? लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज़, मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम। धन्यवाद।